द रॉलेट एक्ट emboldened with the success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919। ठीक है, जब गांधी जी ने इससे पहले जो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए थे चंपारण में, खेड़ा में, उन मूवमेंट से, अहमदाबाद में, उन मूवमेंट से गांधी जी को सक्सेस मिली, यानी कि वो मूवमेंट सक्सेसफुल रहे। जिसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो 1990 में एक नेशन वाइड सत्याग्रह का मतलब होता है कि पहले जो सत्याग्रह उन्होंने शुरू किए थे वो किसी पर्टिकुलर एरिया में थे, जैसे खेड़ा में थे, कोई अहमदाबाद में था, एक चंपारण में था, लेकिन अब वो चाहते थे कि पूरे देश के लिए वो एक साथ एक सत्याग्रह लॉन्च करें। लेकिन ये सत्याग्रह जो 1919 में उन्होंने लॉन्च किया था वो किसके खिलाफ किया था? रॉलेट एक्ट। किसके खिलाफ किया था? रॉलेट एक्ट। दिस एक्ट हैज़ बीन हरीडली पास। हरीडली का मतलब होता है जल्दबाजी, ठीक है, हरी कहते हैं ना जल्दबाजी के लिए। सो दिस एक्ट हैज़ बीन हरीडली पास थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल। किसने जल्दबाजी में पास किया था? इम्पीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने। किसने जल्दबाजी में पास किया था? इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। हालांकि उस असेंबली में जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इस एक्ट का विरोध किया था, लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी जल्दबाजी में इस एक्ट को 1919 में पास कर दिया गया। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर। अब अंडरलाइन करेंगे सभी, इसने गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दी। इनॉर्मस मतलब बहुत सारी पावर सरकार के हाथ में दी। टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाओ, ये पढ़ा है हम लोगों ने 8th क्लास में। इस रॉलेट एक्ट ने सरकार को कुछ बहुत सारी शक्तियाँ दी, जिसमें पहली शक्ति क्या थी? पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट जो थी वो ये थी कि सरकार को इस एक्ट से ताकत मिल गई कि जितने भी जो कैदी हैं, कैदी पता है ना, जो प्रिजनर्स हैं, जितने भी प्रिजनर्स हैं जिनको राजनीतिक प्रिजनर्स कहा जाता है, जिनको कोई मूवमेंट है, कोई असेंबली हो रही है, कोई विद्रोह हो रहा है, वहाँ से अरेस्ट किया गया है, उन सभी प्रिजनर्स को बिना कोर्ट में ले जाए, ठीक है, उन सभी प्रिजनर्स को बिना कोर्ट में ले जाए 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है। ये परमिशन जो है वो इस एक्ट से मिल गई थी। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। महात्मा गांधी इस तरह के अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक नॉन वायलेंट, बिना अहिंसा, नॉन वायलेंट होता अहिंसक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे, विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। और इस तरह से ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ये 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल के साथ स्टार्ट हुआ। हड़ताल पता सभी को? स्ट्राइक्स, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राइक और हिंदी में कहते हैं हड़ताल। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़। अलग अलग शहरों में रैलीज़ निकाली गई। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। जो इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते थे वो हड़ताल पर चले गए। रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन। जो रेलवे वर्कशॉप थी जहाँ पे रेलवे के पार्ट्स वगैरह बनते थे या जो दुकानें थी वो पूरी तरह से बंद हो गई। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड scared that line of communication such as the railway and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने लगा कि ये मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तो बहुत आगे बढ़ रहा है, सक्सेसफुल होता जा रहा है, और उन्हें डर था कहीं ये जो है कम्युनिकेशन सिस्टम और रेलवे लाइंस को बाधा ना पहुंचाए, कहीं इससे रेलवे सिस्टम और कम्युनिकेशन को कोई डिस्ट्रप्शन ना हो, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन जो राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी, इनके इस मूवमेंट को जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, अंडरलाइन करेंगे। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। सबसे पहले क्या किया गया कि लोकल लीडर्स, जितने भी लोकल लीडर्स थे उनको अमृतसर से पिक्ड अप मतलब उठाना, उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और महात्मा गांधी के दिल्ली एंटर होने पर बैन लगा दिया गया कि महात्मा गांधी से कह दिया गया कि आप दिल्ली में नहीं जा सकते।
अब बात करते हैं 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। ठीक है, 10 अप्रैल को क्या हुआ कि पुलिस, अमृतसर की पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से, कुछ लोग विरोध कर रहे थे शांति से, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई डंडा उनके हाथ में नहीं था, वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे और उन्होंने, पुलिस ने उन लोगों पर फायर करना शुरू कर दिया। इससे जो भीड़ थी, उस भीड़ ने क्या किया, उस भीड़ ने बैंक, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहले पुलिस ने अटैक किया, जब वो भीड़ गुस्सा हो गई तब उसने जो है ऑफिसेस, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे वहाँ पर अटैक करना शुरू किया। इसके बाद मार्शल लॉ वॉज इम्पोज एंड जनरल डायर टुक दी कमांड। इसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि आम जो है वो कोई भी लेकर नहीं चल सकता, किसी भी तरह का हथियार लेकर कोई भी नहीं चल सकता। और सारी कमांड उस समय, अमृतसर की जो कमांड थी वो किसको दे दी गई, जनरल डायर को। उस समय अमृतसर की कमांड जनरल डायर को दे दी गई। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। आप सभी को जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में पता है। 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। ऑन दैट डे क्या हुआ था उस दिन, ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल को हर साल बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, तो जलियांवाला बाग में बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो सरकार ने ये रॉल एक्ट जो कानून बनाया था, या सरकार ने जो लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर दिया था, उसके विरोध करने के लिए भी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। लेकिन मोस्टली जो पॉपुलेशन वहाँ आई थी वो बैसाखी का मेला अटेंड करने आई थी। Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. ठीक है, क्योंकि बैसाखी का मेला लगा था तो बहुत लोग दूर दूर से, दूसरे गाँवों से भी आए थे। उनको ये नहीं पता था कि उस समय अमृतसर में जो है मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है। डायर एंटर्ड द एरिया। डायर जलियांवाला बाग में घुसता है। ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट। जितने भी उस बाग से, उस गार्डन से बाहर निकलने की जगह थी उन सभी को ब्लॉक मतलब बंद करवा देता है। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड। और अपने जितने भी अफसर थे, अपने पुलिस, जितने भी उसके पुलिस अफसर थे, उन सभी से गोलियां चलाने का आदेश दे देता। ओपन फायर मतलब बस शूट करना स्टार्ट करो, देखने की ज़रूरत नहीं है कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा, बट शूट करना स्टार्ट करो। किलिंग 100। और इससे क्या होता है कि कई हज़ारों लोग जो है वो मारे जाते हैं। His object, has he declared later, was to produce a moral effect, to create in the mind of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe। जब बाद में जनरल डायर से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मैंने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं इन सत्याग्रहियों के मन में, दिमाग में इस आतंक का डर बैठाना चाहता हूँ ताकि वो कभी इस तरह का विरोध ना करें। तो इसलिए जो है उन्होंने, ताकि सभी सत्याग्रही डर जाएं और आगे इस तरह का विरोध ना करें, उसने ये कदम उठाया था। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की कहानी या स्टोरी आगे लोगों तक पहुंचती गई, लोग डर के मारे घरों में नहीं छुपे, जैसा कि जनरल डायर चाहता था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन। नॉर्थ इंडिया के शहरों में भीड़ सड़कों पर आ गई। देयर वाज स्ट्राइक, क्लैशेस विद पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग। ठीक है, हड़ताल हो गई, कई जगह पर पुलिस और लोगों के बीच में हाथापाई भी हुई, कई जगह पर लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक करना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। सरकार ने भी इसका विरोध किया, लोगों को मारना शुरू किया बुरी तरह से। Seeking to humiliate and terrorize people, सत्याग्रहीज were forced to rub their nose on the ground। लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स क्या करते थे, सत्याग्रहियों का अपमान किया जाता था, उनको ह्यूमिलेट किया जाता था। कैसे, सत्याग्रह, जिस सत्याग्रही को अरेस्ट किया जाता था उससे कहा जाता था कि वो अपनी नाक जो है वो ज़मीन पर रब करे। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट। सड़कों पर
रेंग कर आगे बढ़े, ठीक है, सड़कों पर रेंग कर आगे बढ़े, एंड टू सलाम ऑल द साहिब, और जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर हैं उनको सलाम करें। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब, लोगों में गुस्सा था, ठीक है, कुछ ख़ास तौर पे जो पंजाब का गुरजरान वाला जो पाकिस्तान में है वहाँ पे बॉम्बिंग भी की गई, बॉम्ब भी फेंके गए। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, जब महात्मा गांधी जी ने देखा कि मैंने जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था उसमें तो वायलेंस का मतलब ही नहीं था, उन्होंने तो मूवमेंट कौन सा स्टार्ट किया था, नॉन वायलेंट, जिसमें किसी भी तरह का वायलेंस ना हो। लेकिन जब महात्मा गांधी ने देखा कि ये सत्याग्रह मूवमेंट, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अब धीरे धीरे वायलेंट होता जा रहा है, लोग हाथापाई पे उतर आए हैं, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। सो महात्मा गांधी कॉल ऑफ दी मूवमेंट। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, जब उन्होंने देखा कि हिंसा बढ़ती जा रही है तो महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। While the Rowlatt Satyagraha had been widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. हालांकि ये सत्याग्रह मूवमेंट लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन ये सिर्फ शहरों और जो टाउन्स थे उन लोगों तक ही सीमित था, मोस्टली शहरों के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। महात्मा गांधी नाउ फेल टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस मूवमेंट इन इंडिया। अब महात्मा गांधी चाहते थे कि ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया जाए जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें, चाहे शहरों के हो चाहे गांव के हों। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर। ये मैंने पहली क्लास में बताया था कि गांधी जी का मानना था कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक हिंदू और मुस्लिम मिलकर लड़ाई ना लड़ें, एक दूसरे से लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, मिलकर दूसरे के खिलाफ ना लड़ें। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू। गांधी जी को ऐसा करने का एक रास्ता मिल गया था, वो था खिलाफत इशू। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की की हार हुई थी, एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर। और लोगों के बीच में ये अफवाह, रूमर लिखा है ना, रूमर का मतलब होता है अफवाह। लोगों के बीच में ये अफवाह फैल गई थी कि ऑटोमन टर्की के ऊपर जो है एक बहुत हार्श ट्रीटी, हार्श का मतलब होता है काफ़ी सख्त संधि जो है वो लगाई जाने वाली है। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है, जो ऑटोमन एम्पायर, ध्यान से सुनेंगे, जो ऑटोमन एम्पायर हैं यानी कि ऑटोमन जो शासक होते हैं जिन्हें खलीफा कहा जाता है, वो उस समय के इस्लामिक वर्ल्ड के हेड होते हैं, स्पिरिचुअल हेड, जैसे गुरु होते हैं ना, तो वो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं जितने भी इस्लामिक हैं उनके। To defend the Khalifa's temporal powers, a Khilafat committee was found in Bombay in March 1919. खलीफा की पावर्स को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए बॉम्बे 1919 मार्च को एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। तो ये कमेटी जो है वो ऑटोमन एम्पायर की मदद के लिए बनाई गई थी, उसकी मदद के लिए। A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. इसी इशू पर दो मुस्लिम भाई जिनका नाम मोहम्मद अली और शौकत अली था, उन्होंने महात्मा गांधी जी से बात की। गांधी जी saw this an opportunity to bring Muslim under the umbrella of a unified national movement। और गांधी जी को यहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटी लगी, क्योंकि वो इस चीज़ की तलाश कर ही रहे थे कि कैसे हिंदू मुस्लिम को एक किया जाए। और जब शौकत अली और मोहम्मद अली उनके पास आए खिलाफत कमेटी बनने के बाद कि कुछ मदद की ज़रूरत है, तो गांधी जी को ये एक अपॉर्चुनिटी मिली। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन September 1920 ही कन्विंस अदर लीडर ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो इस तरह से गांधी जी ने कलकत्ता सेशन, कांग्रेस का जब कलकत्ता में बैठक हुई थी सितंबर 1920, तो कितना छोटा वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि
सितंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ था? तो वो कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता में। गांधी जी ने इस कलकत्ता सेशन में बाकी लीडर्स को कन्विंस कर लिया। कन्विंस करने का मतलब मना लिया कि अब हम एक नया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें खिलाफत मतलब खलीफा के फेवर में भी आंदोलन किया जाएगा और साथ ही साथ स्वराज की मांग की जाएगी। स्वराज का मतलब होगा हम लोगों को अपना राज करने का अधिकार होना चाहिए, हम लोगों को खुद से शासन करने का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसी गांधी जी की डिमांड थी। 1920 सितंबर कांग्रेस सेशन में उन्होंने बाकी लीडर्स को मनाकर एक नया मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया।